बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, बजट इजलास के मौके पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि जो टैक्स नहीं देगा जेल जाएगा। नादहंदगान की फहरिस्त बना ली है। जो भी होगा अपोजिशन तो फारिग ही हो जाएगी, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कौन पकड़ा जाएगा, कौन बच जाएगा, किसके गिर्द फंदा तैयार हो रहा है। और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब मुस्लिम लीग नून अपने अरकान भी पूरे ना कर सकी हो। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि 350 अरब के टैक्सेस अपोजिशन की वजह से वापस हुए। 350 अरब के टैक्सेस का बोझ आवाम पर नहीं गया। हकीकत क्या है, मामला क्या है, समझेंगे अशफाक तोला साहब से। और जब भी हमें जरूरत होती है किसी चीज को एकेडमिक जाविये से समझने की, अशफाक तोला साहब से हम जरूर बात करते हैं। तोला साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तोला साहब। तोला साहब, तरीन साहब फरमाते हैं कोई नहीं बचेगा, सब पकड़े जाएंगे, टैक्स नादहंदगान को नहीं छोड़ेंगे, फहरिस्तें बना ली हैं। क्या FBR भी नैब बन जाएगा? क्या सूरत हाल होने वाली है? किन के लिए फंदा तैयार हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कल अमेंडेड बिल जो आपके जो अमेंडमेंट आई है और जो पास हुई है पार्लियामेंट से, जो आपके फाइनेंस एक्ट बन जाएगी और लॉ का हिस्सा, कानून का हिस्सा बन जाएगी, उसके तहत अगर कोई फाइलर है और उसने 100 मिलियन से यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स अगर ऑडिट के दौरान पता चलता है कि उन्होंने नहीं दिया, और या तो अगर कोई नॉन फाइलर है, अगर उसने 2.5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स बनता है, ऑडिट के बाद पता चलता है कि उन्होंने नहीं दिया, तो उनके ऊपर ये एक कमेटी बनी है जिसमें वजीर खजाना साहब हैं, चेयरमैन FBR साहब हैं और एक सीनियर मेंबर FBR के होंगे। वो 3 की एक कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करके एम्पावर करेगी FBR को कि वो इनको अरेस्ट कर लें। मगर मेरा ख्याल है इसमें अब जब आप ऑडिट करेंगे, जाहिर बात है एक पूरा प्रोसीजर है, जब प्रोसीजर से आप चलेंगे और उनके नोटिस आएंगे तो उनके एक्शन पे हाई कोर्ट से कोई भी रुजू कर सकता है। और अगर उसको डर लग रहा होगा कि जी कोई क्रिमिनल एक्शन हो सकता है तो वो प्री अरेस्ट बेल भी ले सकता है, या तो हाई कोर्ट भी इनको एक दे सकता है कोई अपना स्टे वगैरह कि ये प्रोसीडिंग आप ना करें। और अगर स्टे मिल जाता है इनको तो अगेन आगे कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये काफ़ी बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा FBR के लिए भी। और मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ, वो मुझे लग रहा है नॉन स्टार्टर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन तोला साहब, अगर आप इसके मेरिट्स का जायजा लें, हम FBR में इस्लाहात की बात करते हैं, तो क्या ये इस्लाह की तरफ एक पहला कदम नहीं है? देखिए, कुछ ना कुछ इख्तियारात तो आपको उन तमाम लोगों को देने पड़ेंगे ना, वरना तो ये था कि आप टैक्स चोरी करें, पकड़े जाएं, टैक्स दें, छूट जाएं। मतलब एक ये सर्किल था जिस सर्किल के अंदर लोग घूमते रहते थे। ये बिजनेस बरादरी, कारोबारी बरादरी बड़ी नाराज होगी मेरी इस बात से, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर हम बेवकूफ बनाकर टैक्स बचाया करते थे। ये पूरे पाकिस्तान की खुली हकीकत है। अब अगर इसको इस्लाहात का नाम दिया जाए तो आप समझते हैं कि ये इस्लाहात अगर है तो ये ठीक है? वो आप मुझे छोटा सा एक मिसरा याद आ गया है, ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये इस्लाहात आपके लिए टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। मिनोन अगर आप उस पर अमल करवा लेंगे तो काफ़ी आपकी इस्लाहात हो सकती है। और अगर उसमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत है तो आप बताएं, वहाँ वही टीम बैठी हुई है, वो आके कर देगी आपको। और फ्री करती है, कभी को पैसे तो लेती नहीं है आपसे, आप तो कंसल्टेंट इंगेज करते हैं और जिसको पैसे देते हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाहात अगर करनी है तो ये बिट्स एंड पीसेज में नहीं होती हैं। इस्लाहात को करने के लिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ता है और उस एक्शन प्लान के तहत इस्लाहात होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप एक शिक को चेंज कर दें और उसकी वजह से फिर आप 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके 1 स्टेप बैकवर्ड जाएं तो अच्छी पॉलिसी होती है। 1 स्टेप फॉरवर्ड जाके 2 स्टेप बैकवर्ड आना मेरा ख्याल है कोई अकल और दानिशमंदी की बात नहीं होती। अच्छा, तरीन साहब ने ये कहा जो टैक्स नहीं देगा वो जेल जाएगा, तो इससे क्या मुराद थी? तो उन्होंने सही कहा ना, वो जो उन्होंने कानून जो कल लेके आए हैं उसमें तो यही है कि अगर 100 मिलियन से ऊपर अगर कोई फाइलर है, उसके ऑडिट के दौरान निकला और कमेटी ने अप्रूवल दे दी तो वो जेल जाएगा। मगर उसके मराइल है ना, वो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो अच्छा, थर्ड पार्टी ऑडिट क्या है तोला साहब? आप लोग भी एम्पावर हो जाएंगे? आपसे मेरी मुराद है जो टैक्स कंसल्टेंट थे। टैक्स कंसल्टेंट नहीं होंगे, ये ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जिनका बिजनेस ऑडिट का होता है। टैक्स कंसल्टेंट को ज़रूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। मगर इसका एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। पहले भी ये कोशिश की गई थी 2010-11 में और मेरा ख्याल है वो नाकाम हो चुकी थी। तो इस पर तो मेरा ख्याल है आपको एक फ्रेमवर्क पहले बनाना पड़ेगा। मैंने यही एडवाइस दी थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि पहले साल में आप गवर्नमेंट के वो इदारे जिनको जो टैक्स रिजीम में है उनका ऑडिट करवाइए और उसमें देखेंगे कहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स को आप ठीक करने के लिए फिर अगले साल एक फ्रेमवर्क बना के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के
फ्रेमवर्क बना के फिर हम चलते हैं और फिर मेरा ख्याल है इसमें ये हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर मैं इससे ज़्यादा प्रेफर करूंगा एक रेवेन्यू अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट अलग से बना ले अपनी, जैसे टर्की में है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल होगा। ये इफेक्टिव मॉडल नहीं होगा इतना। तो साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। एफबीआर में इस्लाहात के हवाले से अगर हम बात करें, या खुद तरीन साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो एफबीआर का जो पूरा एक सिस्टम है उसके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं, उसमें इस्लाहात भी करना चाहते हैं। मतलब उनके पर्सनल हवाले से ये एक मशहूर बात है कि जी वो कुछ चीज़ें एफबीआर में ठीक करना चाहते हैं। एफबीआर के बहुत सारे एक्शंस के ऊपर उनको एतराज़ होता है, बल्कि कुछ सख्त रवैया भी उनका एफबीआर से रहता है। तो अगर देखा जाए पूरे बजट के एक होलिस्टिक पिक्चर को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाहात की तरफ कोई सिलसिला जाएगा, या बस ये जिस तरह पहले होता रहा उसी तरीके से एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होने वाला है? देखें, तरीन साहब एक विजनरी आदमी है और मेरा जितना भी इंटरेक्शन आज तक हुआ है, और ये काफ़ी अरसों पे मुहित है, तो वो विजनरी है और ये वे फॉरवर्ड अच्छा जानते हैं और बहुत अच्छा इन्विजन करते हैं फ्यूचर को। और ये इन्होंने बैंकिंग सर्कल में काफ़ी अच्छा काम किया था। और मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर को उसी तरीके से रिफॉर्म करना जिस तरीके से अगर मैं किसी बैंक को करता हूँ, मेरा ख्याल है वो पोल्स अपार्ट वाली बात है। और ये मेरा ख्याल है, कम से कम ये मैं समझता हूँ कि तरीन साहब के आने से एक बिगिनिंग तो होगी, और बिगिनिंग जब होगी तो मैं इनको सिर्फ यही एडवाइस करूँगा कि इनको इतना हेस्ट में कोई भी काम ना करें और एक पूरा रिफॉर्म पैकेज लेके आएँ। देखें, एक हमेशा याद रखिएगा, स्टेक होल्डर दो जो होंगे ना, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि, देखें, जो बिजनेसमैन होगा वो कभी नहीं चाहेगा एफबीआर के अफसर के पास ज्यादा पावर हो। बिल्कुल। एफबीआर का अफसर कभी नहीं चाहेगा कि बिजनेसमैन बिल्कुल खुला टुला घूमे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जंग होती है और इसीलिए इसके एक्शन प्लान बनाने जरूरी है। एक्शन प्लान बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, आपको उन लोगों की जरूरत होती है जो जमीनी हकायक को जानते हैं और दोनों स्टेक होल्डर्स में कॉमन होते हैं, जानते हैं उनको। दूसरा ये होता है कि आपको रेलेवेंट आपकी सिचुएशन देखनी होती है कि मईशत किस सिमत में जा रही है। कहीं मैं ऐसा ना करूं कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने के चक्करों में मईशत को सफोकेट कर दूं। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, आपको ये देखना होता है कि आपके रीजन में कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि आपको वाकई सूट करता है। मैं समझता हूँ हमारे रीजन में हमारे पास टर्किश मॉडल है जिसको हम अगर फॉलो करें, और मैं देख चुका हूं, मैंने इनको अपनी जो राइटिंग में रिपोर्ट है वो भी दे दी है तरीन साहब को कि टर्की में क्या हो रहा था आज से 4 साल पहले। और मैं समझता हूं कि उसी मॉडल को अगर हम अपने हालात के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर ले आए, तो मैं समझता हूँ वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड रिफॉर्म पैकेज बन सकता है। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हालात में हम जो करने लगे हैं वो रिफॉर्म मेरा ख्याल है हमारी मईशत को देखते हुए सूटेबल नहीं होगा। यानी कि आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक चाल हो सकती है, या एक दिखाने का कि दांत और है खाने के कुछ और है, सूरत हकीकत में कुछ और होगी? तोला साहब नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता। आई कैन नॉट डाउट द इंटेग्रिटी ऑफ माई फाइनेंस मिनिस्टर और चेयरमैन एफबीआर। दे आर वेरी मच पीपल विद इंटेग्रिटी। मगर ये है कि देखिए, एक चीज मैंने आपको बताया ना, ये एक वे फॉरवर्ड तरीका है और ये 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड पे तो चल जाएगा। मगर आप 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड जाएंगे तो मैं नहीं समझता, काफी चीजें आपकी निकल चुकी है। बिल्कुल। और काफी देखिए, तोला साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मैंने आपसे पूछना है कि ये बजट जो था, इसकी ओवरऑल पिक्चर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है। टैक्स के ऊपर तो कुछ बात हो गई, बजट की दीगर चीजों के ऊपर ही बात करेंगे आफ्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट का जायजा ले रहे हैं कि बजट कैसा है। आवाम दोस्त है, अमीरों का बजट है, गरीबों का बजट है, मेरा बजट है, आपका बजट है, टैक्सी ड्राइवर का बजट है। ये बजट है किसका? हुकूमत जो कुछ कहती है वो बात दुरुस्त है या नहीं? तोला साहब, दोबारा उसी तरफ आते हैं, बजट की तरफ। आपने मुझे एक आर्टिकल अपना भेजा, आर्टिकल कह लें या रिसर्च रिपोर्ट कह लें, जो मैंने आज ये स्क्रीन पर आपकी गुफ्तगू के दौरान भी चलेगी। उसमें आपने बताया कि कौन कौन सी अमेंडमेंट जो है वो बजट के अंदर अप्रूव हुई हैं फाइनेंस बिल मंजूर होने के बाद। कोई खास ऐसी चीज थी कि जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा और बाद में अमेंडमेंट हो गई हो, किसी एहतजाज की वजह से या किसी की तजवीज की वजह से? नहीं, काफी चीजें हुई हैं। देखें, जैसे कि रेसिडेंट की डेफिनेशन थी हमारी, ये हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको एक बेनिफिट दिया गया था और इसी हुकूमत में 2 साल पहले शबरददी साहब के दौर में ये चेंज हुई थी, जो कि एक ऐसा इकदाम था, मगर ये रिट्रैक हो गया। इस तरीके से काफ़ी और चीज़ें थी, जैसे कॉमन आइडेंटिफायर नंबर भी था। मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा,
वो भी एक काफी हमने तगोदो करके कुछ ना कुछ प्रैक्टिस पटरी पे ला रहे थे, वो भी उतर गई है पटरी से। काफी चीजें ऐसी कैपिटल हैं। गेन का भी एक उसमें नुक्ता है कि वो क्या है, कैपिटल गेन टैक्स जो प्रॉपर्टी के ऊपर है तोला साहब? नहीं, प्रॉपर्टी पे तो देखें कोई ज्यादा उन्होंने कमाल नहीं किया। वो असल में था ये कि 5 मिलियन से ऊपर जो भी थे वो कह रहे थे कि पहले नॉर्मल टैक्स में चली जाएगी, मगर ये ज्यादती वाली बात है, क्योंकि आप इस तरीके से टैक्सेशन दुनिया में कहीं नहीं होती। अगर आप एक कैपिटल गेन कहते हैं तो फिर कैपिटल गेन को आप भले वहां पर रेट बढ़ा दें। तो जो अब उन्होंने नया स्लैब दिया वो ठीक दिया है, मगर 4 साल के बाद तो वैसे ही आपको पता है कि प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं होता। और नॉर्मली जो ये ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वो तो वैसे ही, अगर आप समझ रहे हैं तो वो वैसे ही अदर इनकम में इनकी या बिजनेस इनकम में जाती है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा इकदाम था, और मैं समझता हूं कि अब उन्होंने ये ठीक कर दिया। अच्छा, कोई ऐसी चीज तोला साहब जो आप देखते हो कि रिफॉर्म्स की तरफ जाए, क्योंकि ये हुकूमत रिफॉर्म्स की बड़ी बात करती है, ये हुकूमत बार बार ये बात करती है कि सिस्टम को ठीक करना है। इमरान खान साहब की हर तकरीर हो, वज़रा की हर तकरीर हो, उसके अंदर बात ये होती है कि जी पहले जो सिस्टम था वो अमीरों को फायदा देता था, पहले जो सिस्टम था उसमें लूट मार बड़ी थी, हमने सिस्टम को ठीक करना है। कोई फाइनेंस बिल के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जो आपको लगता हो कि सिस्टम को ठीक करने की तरफ, सिस्टम को तब्दील करने की तरफ लेके जा रही हूं? बड़ा मुश्किल तो सवाल किया, मगर मैं आपको जवाब मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा तोला साहब, मैं समझ गया हूं आपकी बात, मुश्किल होगा ये, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। मैं बताता हूँ, नफी में मैं जवाब दूंगा। मुझे कोई ऐसी सरसरी चीज नजर नहीं आ रही है। देखिए, एक आप खुद समझ रहे हैं, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। और हम भी जब पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है आज तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है 2001 से तो मैं पढ़ा हूँ ये नया ऑर्डिनेंस, और जब से मैं स्टूडेंट था मैं 79 का ऑर्डिनेंस पढ़ता था। और बल्कि मैंने तो वाहिद पाकिस्तान में शायद प्रोफेशनल रह गया हूँ जिससे 1922 का भी एक्ट पढ़ा था एक ऑडिट के लिए। और बाद में जब एक सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल बेंच के सामने जब मैं पेश हुआ था किसी एक केस में, तो उन्होंने 1922 के एक्ट पे भी काफ़ी हमने डिस्कशन की थी। तो वो एक ऐसी चीज़ है, देखें सिस्टम आपको ठीक करना है ना, तो आपको सबसे पहले सिस्टम ठीक करने के लिए लॉ में तब्दीली ये लानी पड़ेगी। जैसे जर्मनी में है कि 2 लॉ है, एक इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए एक छोटा सा लॉ है 10-12 पेज का, जो वो पढ़े समझे और फाइल करे। हाँ, कॉर्पोरेट के लिए या जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं उनके लिए या ट्रस्ट के लिए आप बिल्कुल रखें कि कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट की तरह, जैसे हमारा कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, वैसी ही चीज़ हो तो कोई मुजायका नहीं है। मगर अगर आप एक दुकानदार को कहेंगे कि पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ के तुम अपना रिटर्न फाइल करो, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो यही है। बिल्कुल। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप जितना मर्जी चाहें, आपका टैक्स का कॉम्प्लिकेशन दुरुस्त हो ही नहीं सकता जब तक आपके ओपिनियन या आपके जो एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी ना हो, आप एडवांस रूलिंग ना दें, आपको जब तक ये क्लियर ना कर दें। आज तक आपने सही मायनों में अपडेटेड उर्दू में तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस छापा नहीं है आज तक। तो क्या आम आदमी जो पाकिस्तान की एक लार्जर जो पॉपुलेशन है वो तो अंग्रेजी नहीं जानती है, और जानना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कोई जरूरी है हमारे लिए, मगर ये चीजें जरूरी हैं। और एक छोटा सा लॉ बनाए, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आम आदमी को, देखें आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आपको अब देखना पड़ेगा कि क्या टैक्सेशन आपकी मईशत को ड्राइव करेगा या मईशत टैक्सेशन को ड्राइव करेगी। अगर ये हमारा एटीट्यूड रहेगा कि जी टैक्स लगा के हम मईशत चलाएंगे, तो मैं समझ रहा हूँ यू विल एंड अप इन नो मैन्स लैंड। अच्छा, तो साहब एक चीज मुझे और बताइएगा, एहसन इकबाल साहब एक जगह फरमा रहे थे कि तकरीबन 350 अरब के बराह रास्त और जो बिलवास्ता टैक्स है वो हमने वापस कराए हैं। ड्यूटीज के जरिए हुकूमत टैक्स लगाने लगी थी, कुछ हमने वापस करा लिए, कुछ ड्यूटीज के जरिए ये गरीब आदमी पे बोझ डाल चुके हैं। ये एहसन इकबाल साहब शिद्दत जज्बात में कह गए हैं, या आपको लगता है कि कोई वाकई ओपोजिशन की कुछ इस हवाले से कोई हिलचुल थी कि जिसका नतीजा निकला हो कि गवर्नमेंट ने कोई चीज वापस ली हो? देखिए, ओपोजिशन कभी ये नहीं कहेगी कि हमने नहीं कराया, हुकूमत कभी ये नहीं करेगी कि मैं कमजोर थी। तो एक्चुअली तो हुआ ये है कि जब ये चीजें फॉल्ट सामने आए तो बिजनेस कम्युनिटी भी आई, ओपोजिशन भी निकली, हुकूमत ने खुद ने भी रियलाइज किया। तो 383 तो मुझे फिगर नहीं मिल रही, 383 अरब की जो एडिशनल टैक्सेस लगे थे, उसके बाद कुछ रिलीफ भी थी। तो नेट मेरे ख्याल से 264 था। हमारी एनालिसिस अगर आपने पढ़ी हो बजट वाले दिन, जी। तो हमने ये कहा था 250 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, जो बाद में मुझे पता चला 200 और
264 अरब के थे। ठीक। 264 अरब में से 100 अरब के कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ वो टेलीफोन से रिलेटेड और टेलीकॉम से रिलेटेड थी। तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक कट टू साइज हो गई हैं, तो वो मेरा ख्याल है हार्डली अब 10-12 अरब देंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे टैक्सेस थे लाइक आप यानी वो उन्होंने मेरा ख्याल है उसको उनको पता था कि ये टेनेबल नहीं है, और वो मेरा ख्याल है मुश्किल थे इनको इन्फोर्स कराना। जैसे कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे आप चाह रहे थे, दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है और आप डिजिटाइजेशन को टैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही। मैं नहीं समझता ये तो इन्फोर्समेंट आपको करना चाहिए। हाँ, इंफॉर्मेशन की हद तक ऑनलाइन मार्केटिंग वालों को आप कंपलसरी करें कि जी बिल्कुल आप ठीक है आप करें। देखिए मेरे नज़दीक हमने जो IMF को लिख के दिया था कि हम 50 अरब POS से करेंगे जो टीयर 1 के, तो मैं नहीं समझता हूँ टीयर 1 से आप 50 अरब कर सकते हैं। आपकी बहुत एम्बिशियस भी टारगेट होगी। जो मेरी कैलकुलेशन है हमारी टीम की, वो ये कहती है कि 6 ज़्यादा से ज़्यादा 9 अरब हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये ऑनलाइन पे आपने जो अब 2% विदहोल्डिंग कर दिया है, मेरा ख्याल है ये भी मैं नहीं समझता कि लीगली टेनेबल है, और अगर ये कोई लीगली गया, मैं नहीं समझता, अल्लाह करे ना जाए, तो ये ठहरेगा नहीं ये टैक्स। अच्छा तोला साहब, मुझे एक चीज बताइएगा कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूदगी का मतलब ये होता है कि जो भी बजट आता है वो बनाने वाले की भी मुश्किल होता है और जिसके लिए आता है उसके लिए भी मुश्किल होता है। तो ये जो बजट आपका आया है, इसके अंदर आपको लगता है मतलब एक एहसास ये पैदा हो रहा है कि तरीन साहब रास्ता बचाते हुए कोई ना कोई ऐसा एक जिसको आप ये कह लें कि पैकेज ला चुके हैं, या ऐसा पैकेज वो प्रेजेंट कर चुके हैं, मंजूर करा चुके हैं असेंबली से, कि जो IMF प्रोग्राम में रहते हुए बहुत अच्छा था? देखिए 2 चीजें आप याद रखते हैं। आप IMF की इस पे डिस्प्लेजर तो है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान के मरोजा हालात को, मयाशी हालात को देखते हुए, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए IMF हमें कभी भी सूट नहीं करेगा। ठीक है, इन शराइत पे, जिस शराइत पे आपने आखिरी मुआहदा किया है, मैं अब शुरू में आपके प्रोग्राम में डे 1 से ये कह रहा हूँ, अखबारों में भी लिख चुका हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए सूटेबल नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि ये डिवोर्स होनी है आपकी, ये आपकी और IMF का ये जो प्रोग्राम है, मुझे नहीं लगता हालात में या तो कोई बहुत अच्छा आपको पॉलिटिकल जैकपॉट लग जाए और ये प्रोग्राम बच जाए, ना मुझे नहीं लगता। इसकी रीज़न ये है कि IMF के जो मुतालबात हैं, जो पर्सनल इनकम टैक्स पे हटाने के आपने नहीं हटाए, उनका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आप बढ़ाए, आपने नहीं बढ़ाए। सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो जब ये इतना बड़ा आपका फ़र्क होता है ना, तो या तो उसको कोई आपका मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल इंस्टेंस बचा सकता है कि जी ठीक है चलो अभी आप इन पे हल्का हाथ रखें, या तो मेरा ख्याल है ये मैरिज ब्रेक होती है। लेकिन जो हालात दुनिया के चल रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, फेटफ का मामला भी कोई बहुत अच्छे से हल नहीं हुआ, लग ये रहा था कि हम निकल जाएंगे उस चीज से। तो तोला साहब, आपको लगता नहीं है कि आगे IMF के साथ डीलिंग मुश्किल होती जा रही है रोज बरोज? फवाद, मैं जिस चीज का कायल हूँ, जिस वक्त ये प्रोग्राम आ रहा था उस वक्त मैंने कहा था इन शराइत पे प्रोग्राम नहीं चल सकता। जब रिव्यू हुए, जब मैंने कहा नहीं चल सकता, बीच में कोविड ने आपको सहारा दे दिया, और आज भी आपकी जो डिफरमेंट है G20 के डेट की, वो आपको सरवाइव करा रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका सरप्लस में इसलिए आ रहा है कि ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद है आपके पास माशाल्लाह से। और अल्लाह करे, ये मैं नहीं कह रहा कि कोविड रहे, अल्लाह ना करे ये इसे जान छूटे पूरी इंसानियत की, मगर अगर ये आप ऑफिशियल चैनल से पैसे नहीं आएंगे तो आप, मैं समझता हूँ जब लोग आएंगे पाकिस्तान अपने वालिदैन से मिलने हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये जो रिदम है आपका ये बरकरार रहेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट का आप देख लें, आपको 1 अरब आया है मगर 7% आपको देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपके जो लोगों के यहाँ पर 7-7.25 अरब के डिपॉजिट पड़े हुए हैं जो साल से हैं, और जिसको आप स्वैप के तहत बोरो भी कर लेते हैं, डबल रिजर्व में भी हम काउंट कर लेते हैं, और ये आज से नहीं 98 से चल रहा है, तो उस पे आप 0.25% दे रहे हैं। तो ये क्या आर वी द सन्स ऑफ लेसर गॉड? कि आप, मैं नहीं कहता कि उनको कम करें, मैं कहता हूं कि आप लोकल लोगों को भी दें। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा ख्याल है ये जंक बॉन्ड का रेट जो हम दे रहे हैं ये ज्यादा अरसे नहीं ठहर सकता। ये बिल्कुल हॉट मनी वाला मामला नहीं हो गया तोला साहब? हॉट मनी वो डिफरेंट कैरेक्टर था, वो भी आपके प्रोग्राम उसमें भी लोग कमा के निकल गए, इसमें भी लोग जो है वो कमा के वापस फिर उसी तरीके से आएंगे बैगों में भर भर के। देखिए इसमें फर्क है,
इसमें फर्क ये है कि आपका कम से कम बाहर अकाउंट होना चाहिए, आप हमने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया हो या आप बाहर रहते हो, नॉन रेसिडेंट आपका बाहर से अकाउंट हो। चले कोई ना कोई कानूनी कवर है। तो साहब मैं एक और ब्रेक लेता हूं, आपके पास आऊंगा। फैक्टफ के हवाले से मैंने आपसे बात करनी है और खास तौर पे कंक्लूजन हम ऐसे करेंगे कि अगर ये बजट वाकई बहुत अच्छा है तो फिर कारोबारी हलचल पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा सुना है कि अब उसमें थोड़ी सी हलचल है, लेकिन वो बजट के बाद तो बहुत डाउन रही थी। तोला साहब से पूछेंगे आफ्टर शॉर्ट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के बजट आदाद शुमार के इस गोरख धंधे को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी, क्या आम आदमी के लिए कुछ मौजूद है, नहीं है। अमीर आदमी का बजट है, गरीब आदमी का बजट है, IMF का बजट है, इमरान खान का बजट है, नवाज शरीफ का बजट है, किसका बजट है मालूम कर रहे हैं अशफाक तोला साहब से। तोला साहब ये बजट किसका है, अमीर का है, गरीब का है, किसको सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि शौकत तरीन साहब ने कहा कि गरीबों के लिए इस बजट में पहली दफा रोड मैप दिया गया है। वो मुझे रोड मैप का जरा वो कुंजी तो बता दें कहां रखी हुई है। देखिए, वो जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं हम जो छोटे लोगों को लोन देंगे। ये बजट का हिस्सा तो नहीं है, मगर ये कम से कम ये है कि एक इकदाम है जो ये चाह रहे हैं कि फार्मर्स को एम्पावर करें। ठीक, इस मरतबा जैसे बयान किया जाता है कि फिगर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं पंजाब की प्रोडक्शन के, तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर इस किस्म की लोन्स आप देंगे और वो भी आप देंगे कोई सिक्योरिटी लिए बगैर, और घर घर आप अगर आप पहुंचाते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी बैंकिंग सिस्टम में उनको ले आते हैं, और अगर उनकी मदद होती है और अगर प्रोडक्शन अच्छी होती है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। मगर देखें, बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपका कम नहीं हो रहा, आपके जो डॉलर की जो पैरिटी है वो बढ़ रही है, तो वो कोई अच्छे साइन नहीं है आपके लिए। देखिए, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है आपकी, आपको IMF ने अगर लोन नहीं देना तो आपको जाके महंगे बोरोइंग करनी पड़ेंगी आपको। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप ये सब करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब महंगाई जब बढ़ जाती है तो हमें ये देखना है कि ऑफसेट कहाँ करेंगे। एहसास प्रोग्राम में एक हद तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। एहसास प्रोग्राम का भी देखें, डेटा आपके पास अभी भी कंप्लीट नहीं है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बिकॉज कि जब सेकंड टाइम हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि गरीब छाबड़ी वालों का क्या होगा। अगर डेटा हमारे पास छाबड़ी वालों का मौजूद होता तो हमें ये बात सोचने की जरूरत नहीं थी। मगर मैं ये समझता हूँ मैडम सानिया नश्तर ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे काम और इकदाम किए हैं इसमें, और मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है। मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है और हम डायरेक्ट सब्सिडी पे बैंक कर रहे हैं। डायरेक्ट सब्सिडी मैं ये समझता हूँ उस हद तक ठीक होती है जब तक बेनिफिशियरी को उस सब्सिडी के म्याद में जो चीज मिले वो अफराते ज़र से मैच करता हो। मगर अगर अफराते ज़र के हिसाब से उनको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी और उनका अर्निंग लेवल वो नहीं होगा, उनकी कमाई वो नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है वो सब्सिडी इनको काम तो अच्छा कर जाती है मगर उनकी जरूरियात को पूरे तरीके से पूरी नहीं कर सक रही। तो अच्छा, तोला साहब अगर चले इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर ये कहा जाए कि मौजूदा हालात में IMF प्रोग्राम में भी मौजूद हैं, बाकी सारे चैलेंजेस भी हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात का भी एक मामला है, इंटरनेशनल सिनेरियो भी तेजी से तब्दील हो रहा है, कोई बड़ी इमदाद आने का भी एक मामला नहीं है, ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये कह सकते हैं एग्जीक्यूशन जो भी हो, लेकिन इस बजट को अच्छा करार दे सकते हैं सूरत हाल के अंदर। इससे अच्छा क्या होगा अगर ये कह लिया जाए और इसको कहा इसके साथ अटैच कर लिया जाए, मशरूत तौर पर कहा जाए कि यार हालात ऐसे थे, इससे बेहतर क्या दिया जाता। एग्जीक्यूशन जो भी होगी वो मैं और आप उस पर आगे ही थल के बात करते रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि एक अच्छा बजट आ गया? मैंने एक मीडिया पे एक अपना 4 साल पहले नहीं 4 भी नहीं, अब 6-7 साल हो गए, 6 साल तो हो गए, बल्कि 8 साल हो गए होंगे, एक बजट पे मैंने एक कमेंट दिया था वाइंडिंग अप के दौरान, और वो मैंने ये कहा था कि ये बजट जो है ना, इस बजट पे मैं यही कहूँगा कि ये इंशाल्लाह माशाल्लाह बजट है। ठीक है, इंशाल्लाह हमें पैसे मिल जाएंगे तो माशाल्लाह से हम सारे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपकी टैक्स रेवेन्यू आ जाए, आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाए, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स आ जाओ, और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ आ जाएंगी, मगर इंशाल्लाह अगर आ गए तो माशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, प्लान तो मौजूद है ना, फिर सिस्टम ने आगे काम करना है ना तोला साहब। नहीं, प्लान देखें, टैक्स रेवेन्यू पे मेरा अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, फिर कहता रहूँगा। इस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी थोड़े बहुत हमारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज के पेट्रोलियम लेवी जिस रेट पे आप लेना चाहते हो
तो फिर आपकी कंजम्पशन उड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक और जब कंजम्पशन उड़ जाती है तो फिर आपकी टैक्सेशन उड़ जाती है सर। उसी को अगर थोड़ा सा एक और सवाल को आगे बढ़ाएं कि कारोबारी हलचल क्यों नजर नहीं आ रही तोला साहब, अगर बजट वाकई इतना अच्छा आ गया तो? देखिए, अब बजट के समरात तो कल से आएंगे ना, छलकना शुरू होंगे 1 जुलाई से। तो अब देखते हैं क्या होता है। मगर बात यह है कि लोग कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना सर, बिजनेस में आप कॉन्फिडेंस देंगे ना तो होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एमनेस्टी एक बहुत अच्छी दी थी कंस्ट्रक्शन की, और अगर आप एमनेस्टी दे देते इंडस्ट्री की भी, तो मैं समझता हूँ आपके इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्टर मिलता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एमनेस्टी दें, आप इंडस्ट्री को एक एमनेस्टी दें, आप ट्रेडर्स को एक एमनेस्टी दें, मगर आप ये दें, इसके साथ आप कुछ करेक्टिव मेजर दें जो मैं आपको बता सकता हूँ, आप वो ले लें। फेटफ पे बात करनी है, आखिरी 3-4 मिनट है। फेटफ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एक मौजू है, ये फिर किसी और मौके पे इस पे तफसील से बात करेंगे। फेटफ का मुझे बताइएगा, बाइसनेस नजर आ रही है, महसूस ये हो रहा है कि फेटफ जो है वो गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के केस को उलझा रहा है। हालांकि हमने बहुत सी चीजें की हैं, मतलब बहुत सी ऐसी नागवार चीजें भी की हैं कि जो हमारे सिस्टम को, हमारे लोगों को, हमारे आवाम को पसंद नहीं थी। हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जो हमारी जरूरत नहीं थे, लेकिन फेटफ के दबाव में किए हैं। आपको लगता है कि कुछ बाइसनेस भी है कुछ मामलात के अंदर, या अभी हमें डू मोर करना चाहिए? 2018 में लेके जाता हूं आपको, जब यहाँ पर इनका एक वफ्द आया था रिव्यू का, एशिया पैसिफिक ग्रुप, एपीजी कहते हैं, तो आई हैपन टू अपीयर बिफोर देम, और मैंने इनसे कुछ सवालात किए थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो यूं होता है। मैं उन सवालात की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। उस वक्त से लेके आज तक मैंने आपको कहा और उनके मुंह पे कहा था कि मुझे आप किसी मुल्क के ऑडिट पे ले जाएं, मैं हमसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स निकाल के दूंगा, क्या आप उनको ब्लैकलिस्ट करोगे? तो उन्होंने कहा कि ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये इट्स ऑल पॉलिटिकल, ये जादूगर की जान तोते में है। हमारी जान उन्होंने एफएटीएफ में रखी है, और आप मुझसे लिखवा लें, आप 27 में से 28 भी अगर पूरी कर देंगे तो आप ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। और मैं आज तक ये सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दे सका कि जब हम व्हाइट लिस्ट में थे और से ग्रे लिस्ट में जब आए थे, तो हमें ट्रांजिशन समझ ही नहीं आ रही थी उस वक्त क्या हो गया, ऐसा कौन सी कयामत बर्पा हुई थी कि जिसकी वजह से हम आए थे। सवाल ये है कि आप कितने कंट्रीज का, मैं मिसाल देता हूँ हमारे पड़ोसियों की, मैं आपको शायद पता है इसका कि मैं एएमएल कमेटी का, जो हमारी जो अकाउंटेंट्स की है, साफा का मैं चेयरमैन हूँ, बिल्कुल जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मेरे पास तो पूरे कंट्रीज के लॉ मौजूद हैं और उनकी क्या पोजीशन है मुझे ये भी पता है। मगर सिर्फ ये है कि हम टारगेट पे हैं। माशाल्लाह से अफगानिस्तान भी व्हाइट लिस्ट में है हमारे से। तो बिल्कुल इस तरह से बहुत सारे ममालिक हैं, खुद भारत के अंदर तो यूरेनियम तक निकल आती है, उनके तो एटमी एसासे महफूज नहीं है। 10 किलो कहीं से निकल रही है, कहीं से 7 किलो निकल रही है, तो पैसों से ही आई होगी ना वो भी। सर यूरेनियम निकल आती है, यही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वहां तो जो है वो एटमी एसासे तक महफूज नहीं है। तो आप तोला साहब, आप एक प्रोफेशनल की हैसियत से समझते हैं कि ये गैर जरूरी दबाव है पाकिस्तान पे? मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ। मैं तो आप मेरा ख्याल है, आप अब हमारे मिनिस्टरों ने मेरा ख्याल है खुल के बात की, मैं तो खुल के कहा है मैंने। चले तोला साहब कंक्लूड इसको करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जो भी होना चाहिए पाकिस्तान की खातिर होना चाहिए, खासतौर पर फेटफ के मामले में महसूस ये होता है कि एक गैर जरूरी दबाव पाकिस्तान के ऊपर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ऐसी मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के ऐसे सिस्टम के ऊपर दबाव दिया जा रहा है जो पहले ही बहुत दबाव का शिकार है। पहले ही बैरूनी और अंदरूनी खतरात की वजह से पाकिस्तान एक कमजोरी का शिकार है। इस मुल्क को मजीद कमजोर ना कीजिए, पाकिस्तान का मजीद घेरा तंग ना कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सतह से बहुत ज्यादा कर चुका है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए।